तो ये जो गद्दार हैं जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर इस देश को लूटा है, विदेशियों से मिलकर देश को लूटा है, ये आजादी के बाद वो कांग्रेस में भी थे, वो समाजवादी पार्टी में भी थे, वो बहुजन समाज पार्टी में भी थे और उन्होंने लूटने का ही काम किया। तो जब इस पीडीए का फुल फॉर्म ही लोगों को नहीं पता है और इस समाजवाद के नाम पे इसने सिर्फ अराजकतावाद फैलाई है। नमस्कार, मेरा नाम है अडिक खन्ना और इस समय मैं लखनऊ में। मेरे साथ पासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज बहादुर वर्मा जी हैं। इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। इनसे ये पूछेंगे कि ये भाई राजनीति में क्यों आए और इनकी पार्टी का उद्देश्य क्या है और ये क्या करना चाहते हैं और क्या बेहतर विकल्प बन सकते हैं कि नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं देख रहा हूँ कि आप पेशे से आपने काला कोट भी पहना हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद पेशे से वकील भी हैं। जी जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये बताइए आपकी पार्टी का उद्देश्य क्या है और ये अभी तक उस उद्देश्य में कितना सफल हुई है, क्या क्या काम कर रही है और क्या क्या काम करने के लिए जो जज्बा है वो कितना बरकरार है। देखिए, इस भारत देश में जो व्यवस्था है उसमें हमारे समाज में कुछ वंचित लोग हो गए अधिकारों को लेकर, कुछ शोषित हो गए और कुछ उपेक्षित हो गए। तो इन्हीं को आगे के बढ़ाने के लिए या कह लीजिए भारत को सशक्त और संपन्न बनाने के लिए हमको शोषित, पीड़ित और उपेक्षित समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, इनको मजबूत करना है, इनको रोजगार परक शिक्षा देने का काम करना है। यही हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और आप इस उद्देश्य में अभी तक कितना सफल हुए हैं। देखिए, हमारी पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी के द्वारा जितने भी इसके पदाधिकारी हैं, इस पार्टी के पदाधिकारी हमारे कई प्रदेशों में हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस बात के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप समय समय पर भिन्न भिन्न गांव में जनता के बीच जाकर पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी की चौपाल लगाएं और चौपाल के अंतर्गत जितने भी लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, उपेक्षित लोग हैं, शोषित लोग हैं, इनके पुलिस और प्रशासन से लेकर जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कराएं। शिक्षा देने और दिलाने के नाम पे या शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही उनका समाधान कराएं। हमारे समाज के पासी पार्टी से जुड़े हुए लोग जो जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, वो बेहतर इलाज कैसे करा पाए, इसके लिए हमारी पार्टी लगातार चौपाल के माध्यम से काम कर रही है। चौपाल के माध्यम से काम कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव की पीडीए चौपाल भी काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी दलित महासभाएं हो रही हैं। बीजेपी खुद मंडल की राजनीति कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं कि आपकी चौपाल उनसे बेहतर क्यों है या उनसे ज्यादा सफल क्यों हो सकती है, या अभी तक उसका जो सेल्फ इवैल्यूएशन है वो कैसा है। देखिए महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं भारत के इतिहास की तरफ आपको लेके चलता हूँ। राजा बृहद्रथ की हत्या के बाद, उनकी मृत्यु के बाद और सम्राट अशोक के शासन की समाप्ति के बाद भारत में एक वर्ग तंत्र ऐसा स्थापित हो गया जिसने भारत को लूटने का काम किया और लूटने के लिए विदेशियों को यहां पर आमंत्रित करने का काम किया, जिसकी वजह से भारत में एक वर्ग जिसको शोषित कहा जाता है, वंचित कहा जाता है, उपेक्षित कहा जाता है, पैदा हो गया। उन्हीं लूट तंत्र की स्थापना करने वाले लोगों ने विदेशियों की गुलामी की, उनके लिए मुखबरी की, देश के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के
अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को लूटने का काम किया। उन्हीं गद्दारों को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लिया, जो लगातार लूटती रही। फिर उसके बाद जितनी भी रूलिंग पार्टियां आई, चाहे वो प्रदेश में उन्होंने शासन किया हो, चाहे देश में शासन किया हो, उन्होंने शोषित, वंचित और उपेक्षित समाज को लूटने का ही काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। अगर इन पार्टियों ने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया होता, तो आज भारत की 80% जनता गरीब नहीं होती। आज देश की विडंबना यह है कि भारत का 80% पैसा, 80% संपत्ति, 80% धन 20% लोगों के पास है, और भारत की 20% संपत्ति 80% लोगों के पास है। तो ये जो गद्दार हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर इस देश को लूटा है, विदेशियों से मिलकर देश को लूटा है, ये आजादी के बाद 78 वर्षों तक जितनी भी रूलिंग पार्टियां रही हैं, वो कांग्रेस में भी थे, वो समाजवादी पार्टी में भी थे, वो बहुजन समाज पार्टी में भी थे, और उन्होंने लूटने का ही काम किया। हालांकि इनका नारा तो ये था कि हम समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। अब रही बात, आपने पूछा समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम से लोगों की भलाई का काम कर रही है। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश की जितनी भी पॉपुलेशन है, इसमें से 99% लोगों को नहीं पता है पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। कोई पी से पिछड़ा बताता है, तो कोई पी से पंडित बताता है। बताता है कि नहीं बताता? तो जब इस पीडीए का फुल फॉर्म ही लोगों को नहीं पता है, और इस समाजवाद के नाम पे इसने सिर्फ अराजकतावाद फैलाई है। समाजवाद का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। पार्टी की सरकार रही, क्या हुआ? लोगों का शोषण ही किया गया, जमीनें कब्जाई गई, अधिकारियों का, समाज का उत्पीड़न किया गया। आज ये लोग पीडीए का नारा इसलिए दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में सत्ता को लेकर कंपटीशन चल रहा है कि ये हमसे आगे ना निकल पाए, वो चाह रही कि हमसे ये आगे ना निकल पाए। और दोनों के अंदर कहीं न कहीं से ये भावना पनप रही है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अगर हमको बीजेपी का सपोर्ट भी लेना पड़े, तो हम गुपचुप तरीके से, अंदरूनी तरीके से ले सकते हैं। इसी के कड़ी में अभी आपने 9 तारीख वाली रैली देखी होगी, जिसमें बहन मायावती जी का जो फोकस रहा है, वो समाजवादी पार्टी की आलोचना करने में ही रहा है और भाजपा की तारीफ करने में ही रहा है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये महात्मा बुद्ध ने कभी दिया था। बहुजन सुखाय का मतलब होता है बहुत लोगों को सुख प्राप्त हो, बहुत लोगों का हित हो। लेकिन इस सरकार बनते ही इसने अपना हित किया, समाज का हित नहीं हो पाया। अगर समाज का हित हुआ होता इस सरकार में, तो आज भारत की 80% जनता या उत्तर प्रदेश की 80% जनता गरीब नहीं होती। समाजवाद के नाम से समाजवादियों ने शासन किया। अगर पीडीए की भावना इनमें होती, तो आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, गरीबी, भुखमरी, किसान लाइन में लगा हुआ, खाद की लाइन में लगा हुआ है, खाद नहीं मिल रही है, लाइन में मरा जा रहा है, उसकी मृत्यु तक हो जा रही है। लेकिन धन्य है योगी जी का। अखिलेश तो एक समाजवाद के नाम से एक नया मनवाद घर के लाए थे, और योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जब इन्होंने सरकारी बंगला खाली किया, तो गोबर और गौमूत्र छिड़क कर उसको पवित्र किया गया, और इनकी आंखें खोली कि तुम जो समझ रहे हो वो नहीं हो। और यही आंखें अगर बहुत पहले खुल जाती, तो इस उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो जाता, जनता आगे बढ़ जाती। उत्तर प्रदेश से 80% नहीं तो 40% से गरीबी तो खत्म ही हो जाती। लेकिन इन दोनों पार्टियों में क्या, मैं तो कहता, राष्ट्रवाद के नाम पे जो भी पार्टियां बनी हैं, बहुजनवाद के नाम पे जो भी पार्टियां बनी हैं, समाजवाद के नाम पे पार्टियां जो भी बनी हैं,
और जो आजकल जो भी पार्टियां बन रही है वो इन्हीं राष्ट्रवाद, बहुजनवाद, समाजवाद की नकल है और इनके कहीं भी एजेंडे में जनता का हित शामिल ही नहीं है। आपकी पार्टी में ये हित शामिल है कि नहीं? आप भी तो जी सोशलिस्ट लगते हैं आगे। जी जी जी। मेरी पार्टी में ये हित इसलिए शामिल है क्योंकि आपने अभी पूछा था पार्टी का उद्देश्य क्या है, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, पार्टी का उद्देश्य है सशक्त भारत, संपन्न भारत। और ये भारत सशक्त, आप अगर दिमाग में आ रहा होगा कि ये सशक्त नहीं है तो क्या कमजोर भारत है? रियल है, कमजोर इस समय भारत है, कमजोर कर दिया है इन लोकतंत्र के लुटेरों ने। अगर कमजोर ना होता तो चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारी जमीन पे कब्जा नहीं कर रहे होते। मनुष्य की, आम आदमी की जानवरों की तरीके से हत्याएं नहीं हो रही होती। आदमी का मूत आदमी पे नहीं छिड़का जा रहा होता पवित्र करने के लिए। तो कमजोर भारत है ये। इसी को सशक्त बनाने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। और भारत तभी सशक्त बनेगा जब यहाँ का आम जनमानस सशक्त होगा। और आम जनमानस तभी सशक्त होगा जब इसको प्रॉपर शिक्षा मिलेगी। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, एक समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम, मतलब चाहे मंत्री हो और चाहे संतरी हो, चाहे चपरासी हो और चाहे डीएम हो, समान शिक्षा जब तक सभी लोगों को नहीं मिलेगी, समान पाठ्यक्रम नहीं होगा, शिक्षा का सबको अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारा भारत देश सशक्त नहीं हो सकता है। कुल मिला के ये कह लीजिए कि हमारी पार्टी, पासी पार्टी, पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए काम कर रही है। और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, जनता के द्वारा जनता का शासन। लेकिन आज की डेट में भारत में चारों तरफ लूट तंत्र है। लूट तंत्र का मतलब होता है कि आपके पास जितनी धन दौलत है वो टैक्स लगाकर आपकी जेब से खींच ली जाए, आपको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, आपकी बोलने की आजादी खत्म कर दी जाए। और आप अगर बोलने का प्रयास करो, अपने हक अधिकार की मांग करो, तो हम पुलिस और प्रशासन के द्वारा आपका उत्पीड़न करा के आपको जेल में डालने का काम करें। ये आजकल लोकतंत्र में चल रहा है। आपकी पार्टी कितने क्षेत्रों में प्रभाव रखती है? देखिए, पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट पार्टी ये कई राज्यों में पहुंच चुकी है। अभी मात्र हमारी पार्टी को 2-2.5 साल हुए हैं, उदय हुआ पार्टी का 2-2.5 साल हुआ है। ये पंजाब, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में पहुंच चुकी है। और उत्तर प्रदेश में करीब 50 जिलों में हमारी पार्टी के पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, मनोनीत हो चुके हैं और लगातार उनके द्वारा गांव-गांव जाकर चौपालें की जा रही हैं, वॉल पेंटिंग का काम किया जा रहा है, लोगों को हक और अधिकारों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। और लोगों की जो तकलीफें हैं आमतौर पे पुलिस और प्रशासन से, उनको दूर करने का काम किया जा रहा है। किसानों की जो दिक्कतें हैं, किसानों के साथ तो ऐसा व्यवहार आजकल हो रहा है लोकतंत्र में कि उनको आंखें छीन कर चश्मा दान किया जा रहा है, उनकी फसल बर्बाद की जा रही है, उनको सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही है, खाद नहीं मिल पा रही है, उनकी एक तरफ खाद ना देकर, पानी ना देकर, व्यवस्था ना देकर, बिजली ना देकर उनकी फसल नष्ट की जा रही है। और मैंने भी बताया ना कि आंखें छीन कर चश्मा दान किया जा रहा है, उनको किसान सम्मान निधि के नाम पे जूठन पकड़ाई जा रही है। आपने बिहार का जिक्र किया कि बिहार में भी आपका संगठन है जी और बिहार में इस समय चुनाव है, जी। तो आपकी पार्टी क्या इस चुनाव में खड़ी है, किसी को सपोर्ट कर रही है कि या खुद चुनाव लड़ रही है? देखिए पत्रकार महोदय, अभी बिहार में जो हमारा संगठन खड़ा हुआ है, अभी उसको ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी हमारे जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष या जो भी प्रादेशिक कार्यकारिणी है, उसने अभी काम करना शुरू किया है। तो अभी हम पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे कि लोगों को, जो हमारे ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, उनको ये लगे कि ये कौल कल्पित बातें हैं। तो अभी वहां पे संगठन खड़ा किया जा रहा है।
अभी निर्णायक स्थिति में संगठन जब खड़ा हो जाएगा, निर्णायक स्थिति का मतलब ये है कि हमारी पार्टी की विचारधारा, पार्टी का नाम, पार्टी के लोग जब हाईलाइट होंगे, तब किसके साथ चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है, अकेले लड़ना है, जैसे भी होगा वैसे काम किया जाएगा। एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मैं एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ। हर पार्टी का कुछ ना कुछ एक मोटो होता है और उसी मोटो से प्रभावित होके बहुत सारे युवा, बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग जो शिक्षा में हैं, जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं, वो किसी पार्टी से जुड़ते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एआईडीएमके हो, डीएमके हो। आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी का मोटो क्या है और आपकी पार्टी से लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए, खासकर युवाओं को? जी, देखिए हमारी पार्टी का जो मोटो आपने पूछा है, इस प्रश्न का जवाब हमारे अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा अपनी तरफ से क्लियर करना चाहूँगा। जो हमारी पार्टी का मोटो है, मिलकर लड़ो, बाँट कर खाओ, भारत को संपन्न बनाओ। मिलकर लड़ो का मतलब ये है कि जो हमारे हक अधिकार हैं, जो पार्टी का उद्देश्य है, इसमें सब लोग आइए और इनको प्राप्त करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। और इससे जो फल मिलेगा, रिजल्ट आएगा, उसको सब मिल बांट के खाते हैं। और इन पार्टियों में यही सब नहीं था। बसपा के नाम पर सभी लोगों को बताया गया कि आप बहुजन हो, आप बहुजन हो, आप बहुजन हो। लड़ाई हुई, फल मिला, लेकिन फल वो सबको नहीं मिला, इक्का दुक्का लोग खा गए। समाजवाद के नाम पे भी यही हुआ। सबको बताया गया कि आप भी समाजवादी हो, आप भी समाजवादी हो, आप भी समाजवादी हो। मिलकर लड़ो हक अधिकारों के लिए, इसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, सब मिल बांट के खाएंगे। लेकिन वहां भी लोगों के साथ बेईमानी हुई। इसी बेईमानी की वजह से, हकमारी की वजह से, भागीदारी ना मिलने की वजह से इस पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी का उदय हुआ। बहुजन के नाम से सब ठगे गए, बहुजन के नाम से ठगे गए, उनको लड़ाया गया और जब फल मिला तो बहुजन के जो दुश्मन थे उनको खाने को मिला, बहुजन को नहीं खाने को मिला। बहुजन के नाम पे कुछ जातियों को फल खाने को मिला। तो जैसा कि आपने बताया कि वकील, छात्र, किसान और हमारा जो युवा वर्ग है, छात्र वर्ग है, ये हमारी पार्टी से क्यों जुड़े? देखिए, जो नैसर्गिक न्याय, आपने एक शब्द सुना होगा, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि प्रकृति ने जो दिया है वो सबको समान रूप से जरूरत के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर धूप निकली है तो धूप सबको मिलनी चाहिए, पानी बरस रहा है तो पानी सबके खेतों में गिरना चाहिए, और हवा चल रही है तो हवा सबको लगनी चाहिए। ये तो नेचुरल जस्टिस है। और इसी नेचुरल जस्टिस में पानी पूरी दुनिया में बरस गया, हमारे आपके खेतों में नहीं बरसा, तो हम सीधे तौर पे मानेंगे कि प्रकृति भी हमसे लूट तंत्र वाला व्यवहार कर रही है। तो नेचुरल जस्टिस को लेकर, अब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो नैसर्गिक अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान, ये नैसर्गिक न्याय भी है, कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस भी है, और पॉलिटिकल जस्टिस भी है, सोशल जस्टिस भी है। आवाज हो क्या रहा है? जनता भूखी सो रही है, बहुत सारे लोगों के सर पे छत नहीं है, मकान नहीं है, लगभग बहुसंख्यक आबादी नंगी घूम रही, कपड़े नहीं है। अब किसी मांग के कपड़े पहन ले, गिरे हुए कपड़े पहन ले, फेंके हुए कपड़े पहन ले, तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो कपड़े पहने घूम रही है।
इस भारत देश में अभी तक इन सरकारों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना पाई कि सबको प्रॉपर रोटी कपड़ा और मकान मिल सके। रही बात हमारी पार्टी से लोग क्यों जुड़े, तो जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। कोई भी आदमी, चाहे आप हमसे जुड़े या मैं आपसे जुड़ूं, तो दुनिया में एक ही नियम काम करता है। जैसे लोग कहते हैं दुनिया में एक भाषा ऐसी है जो पूरी दुनिया में सेम भाषा बोली जाती है। वो कौन सी भाषा है? ये वाली और ये वाली, ये पूरी दुनिया के लोग समझते हैं। कहीं भी जाके आप ऐसे कर दो, बता देगा आदमी ये भूखा है। ऐसे कर दो तो बता देगा इसको पैसे की तलाश है, पैसे की बात कर रहा है। तो पूरी दुनिया में इसी प्रकार, पूरी दुनिया की बात ना करके मैं अपने उत्तर प्रदेश और भारत की बात करता हूं कि यहां पर शिक्षा का अधिकार, सबको समान शिक्षा चाहिए, ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अभी मैंने आपसे बताया था जोड़ने और जुड़ाने को लेकर, तो दुनिया में एक ही नियम काम करता है, लाभ और हानि। हमसे अगर आपको लाभ है तो आप हमसे जुड़ेंगे, और ना जुड़ने पर हानि होने की संभावना है तो भी आप जुड़ेंगे। तो हमारी पार्टी प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण देकर उस स्थिति में आना चाहती है कि जो भी वंचित, शोषित और उपेक्षित समाज है, इनको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इस पार्टी से ही जुड़ने पे हमारा लाभ है। अगर इस पार्टी से नहीं जुड़े तो हमारा ये हमको हानि हो सकती है। हम इस स्थिति में आना चाहते हैं, और इस स्थिति में आने के लिए जो भी जुड़ रहा है, आमतौर पे शोषित, उपेक्षित, वंचित, उनको लगातार हमारी पार्टी बता रही है कि सबको समान भागीदारी मिलेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भागीदारी की सबको जरूरत है, हर आदमी को सम्मान चाहिए। सम्मान क्या, आप उचित अवसर पे हमें पहचान ले, यही बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कोई पंच का भी चुनाव जीत जाता है, जीतने के बाद वो पहचानते नहीं है, जो पीछे पीछे घूमा करता था। लेकिन हमारी पार्टी किसी भी व्यक्ति के पहचान को ठुकराएगी नहीं, उसको भागीदारी देने का काम करेगी, बराबर सम्मान मिलेगा। स्वाभिमान से किसी के कोई समझौता नहीं। हम लोग इसलिए हमारी पार्टी में किसी भी महापुरुष, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को लेकर कोई बात नहीं होती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, अभी तक तो कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है। आर के चौधरी जी ने बताई है जाति प्रधान देश है। बताया कि नहीं बताया? और हम बताते हैं ये देश लूटमार प्रधान देश है, हर जगह लूटमार मची हुई है, बगैर पैसे को कोई यहां काम नहीं होता है। आपका कोई काम है तो आपकी जाति पहले देखी जाती है, हुलिया बाद में देखी जाएगी, आप क्या पहन के आए हो। पहले आपको जाति पता लगाई जाएगी, आप कौन सी जात के हो, उसी आधार पर काम किया जाएगा। कुल मिला के इस प्रश्न का जवाब कुछ लंबा हो रहा, तो मैं इसको खत्म करता हूं ये कहकर कि जो भी लोग इस पार्टी से जुड़ेंगे उनको बराबर दी जाएगी, बराबर सम्मान दिया जाएगा, उनके सम्मान को ध्यान में रखा जाएगा। किसी भी जुड़ने वाले व्यक्ति को इस पार्टी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, ये पार्टी की तरफ से हम लोगों का वादा है। राजनीति में एक कहावत है अंग्रेजी में, द एपिटोम ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द रेशनलिज्म ऑफ पीपल, हाउ दे एग्जीक्यूट द वर्ड डेमोक्रेसी। ये कहावत है, और इसी कहावत के इर्द गिर्द भारत की राजनीति घूमती हुई भी नजर आती है। मगर इसमें बहुत सारे इंजेक्शंस हैं और बहुत सारे विड्रॉल है। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म होता है इंजेक्शन ऑफ मनी। तो इसी रेशनलिज्म में इंजेक्शन ऑफ कास्ट, इंजेक्शन ऑफ क्रीड और इंजेक्शन ऑफ रिलीजन है, जो कहीं ना कहीं रेशनलिज्म को धूमिल कर देती है।
बहुत सारी राजनीतिक दल बने, बहुत सारे राजनीतिक दल गए, लेकिन ये जो शब्द रेशनलिज्म है और जो इसका इंजेक्शन और विड्रॉन है, वो अभी भी भारत के लोगों से बहुत ज्यादा अछूता है। आप कहीं भी निकल जाइए, किसी गांव, कस्बा, शहर में, तो वहां आपको इसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलेगा कि एक तरफ चमचमाती गाड़ियां होंगी और दूसरी तरफ शायद खाने को भी कुछ नहीं होगा। राजनीतिक दल अपना वादा हर चुनाव में करते हैं और मुझे लगता है शायद ये उनका प्रोफेशन भी बन गया है कि वादा करो और इसके बाद भूल जाओ। भारत में अगर कोई सरपंची का भी चुनाव जीतता है तो उसकी 2-3 पीढ़ियां एकदम पॉजिटिव में आ जाती है कि अब शायद मेरा कोई कुछ ना कर पाए। इसी द्वंद के साथ मैं अडिक खन्ना, कैमरामैन अंकित के साथ, लखनऊ।